नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू STS प्राइम। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं IDFC फर्स्ट बैंक के Q4 2020 के रिजल्ट के बारे में। किस तरीके से बैंक ने अपने रिजल्ट सबमिट किए हैं और इस रिजल्ट को देखते हुए बैंक का फ्यूचर हमको कैसा लगता है, किस तरीके से बैंक फ्यूचर में ग्रो होगा, तो इस सब बातों के बारे में डिटेल से इस वीडियो में हम जानेंगे। तो इन सब से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि काफी दिनों से मैं इस चैनल पे कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। प्रॉब्लम ऑब्वियसली आप सबको पता है, तो प्रॉब्लम के चलते मैं अपने घर पे था विद फैमिली, तो मैं चाहकर भी वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाया और ना ही अपलोड कर पाया। तो उसके लिए मैं अगेन आपसे माफी मांगना चाहता हूँ। कोशिश करूंगा कि आने वाले टाइम में रेगुलरली इस चैनल पे वीडियो अपलोड होते रहें। तो अब हम चलते हैं रिजल्ट की ओर। तो रिजल्ट में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको मैंने हाईलाइट किया हुआ है, लाइन मार्क किया हुआ है। तो इन शॉर्ट अगर हम रिजल्ट की बात करें तो IDFC फर्स्ट बैंक का हमेशा से टारगेट रहा है कि अपने रिटेल लोन को बढ़ाना है और जो होलसेल और इंफ्रास्ट्रक्चर के लोन है उनको कम करना है। तो रिटेल लोन की अगर हम बात करें तो IDFC फर्स्ट बैंक का जो रिटेल लोन का पोर्शन है वो अभी हो गया है 61% का, यानी कि इनकी जो टोटल लोन बुक है उस लोन बुक का 61% जो लोन है वो रिटेल सेगमेंट में है, जो एक साल पहले हुआ करता था 37%। तो 37% से 61%, यानी कि यहाँ पे काफी अच्छा जंप इस बैंक ने दिखाया है। रिटेल लोन में ग्रोथ काफी फास्ट इन्होंने की है। होलसेल और इंफ्रास्ट्रक्चर लोन की अगर हम बात करें तो बैंक का टारगेट यहाँ पे है कि होलसेल और इंफ्रा के लोन को कम किया जाए। तो यहाँ पे भी बैंक ने काफी अच्छा काम किया है। होलसेल के लोन को इन्होंने ईयर ऑन ईयर 27% से कम किया है। इंफ्रास्ट्रक्चर के लोन को इन्होंने ईयर ऑन ईयर 31% से कम किया है। तो दोनों फ्रंट पे बैंक ने बहुत अच्छा काम किया है। रिटेल लोन बहुत फास्ट ग्रो किए हैं और होलसेल और इंफ्रास्ट्रक्चर लोन को बहुत ही ड्रास्टिकली कम किया है। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा इन्होंने काम किया है। कासा रेशो की अगर हम बात करें तो कासा पे भी बैंक ने बहुत अच्छे से फोकस किया है और बहुत ही फास्ट इन्होंने कासा रेशो को बढ़ाया है। एक साल में इन्होंने कासा रेशो को 11% से 31.87% तक बढ़ाया है, यानी कि 31 मार्च 2019 को जो इनका कासा रेशो 11% का था, जो अभी बढ़कर हो गया है 31 मार्च 2020 को 31.87% का। तो कासा बहुत ही फास्ट इस बैंक ने बढ़ाया है। तो इस कासा की ग्रोथ के पीछे जो सबसे बड़ा रीजन है इस बैंक का, वो है इनका सेविंग अकाउंट पे इंटरेस्ट का ऑफर। ये जो सेविंग अकाउंट पे इंटरेस्ट पे करते हैं कस्टमर को, वो काफी ज्यादा हाई है अगर हम कंपेयर करें अदर बैंकों से। फिलहाल की सिचुएशन में तो सिर्फ और सिर्फ IDFC फर्स्ट बैंक ही एक ऐसा बैंक है जो सेविंग अकाउंट पे सबसे ज्यादा इंटरेस्ट पे करता है। लगभग ये 6 से 7% का इंटरेस्ट ऑफर करते हैं अपने कस्टमर को, जो कोई बैंक नहीं देता। SBI की हम बात करें तो 2.5-3% का इंटरेस्ट रेट है इनका। HDFC की हम बात करें तो HDFC का जो इंटरेस्ट रेट है वो ऑलमोस्ट 4%, 3-4% का है। तो इसके कंपैरिजन में IDFC फर्स्ट बैंक बहुत ही हाई इंटरेस्ट ऑफर करता है, जिसकी वजह से क्या है कि लोग अकाउंट ओपन करवाने के लिए दौड़ते हैं और अकाउंट ओपन करवाते हैं, पैसे रखते हैं। तो इन सारी कोशिशों की वजह से हुआ क्या है कि बैंक का कासा काफी अच्छे से ग्रो हुआ है। अगर हम बात करें नेट इंटरेस्ट मार्जिन की, तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन बैंक का काफी अच्छे से ग्रो हो रहा है। जो पिछले साल 3% का नेट इंटरेस्ट मार्जिन था इनका, वो अभी बढ़कर हो गया है 4.24% का, यानी कि ईयर ऑन ईयर काफी अच्छी ग्रोथ इन्होंने दिखाई है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि पिछले 5-6 क्वार्टर के लगातार लॉस पोस्ट करने के बाद अब फाइनली बैंक ने 72 करोड़ का प्रॉफिट शो किया है। तो ये काफी दिनों के बाद बैंक ने बताया है प्रॉफिट। और अगर हम लॉस की बात करें तो पिछले क्वार्टर में जो लॉस इनको हो रहा था वो हो रहा था कि स्पेशली ये अपने NPA जो अकाउंट हो गए हैं उनके अगेंस्ट में ये प्रोविजंस क्रिएट कर रहे थे, तो इस वजह से इनको लगातार लॉस हो रहा था। अगर हम बात करें बैंक के कॉस्ट टू इनकम रेशो की, तो ये भी इंप्रूव हुआ है, जहां पे 2019 के फोर्थ क्वार्टर में इनका जो कॉस्ट टू इनकम रेशियो 80% का हुआ करता था,
वो अभी कम होके हो गया है 76% का, यानी कि यहाँ पे भी काफी अच्छा इंप्रूवमेंट इन्होंने किया है और लगातार ये अपनी कॉस्ट को कम करते आ रहे हैं। तो ये भी एक अगेन बहुत ही अच्छा पॉइंट है। और अगर हम इनके रिटेल लोन के परसेंटेज के बारे में अगर हम बात करें तो जब ये मर्ज हुए थे दिसंबर 2018 में, तब इनके टोटल लोन का सिर्फ और सिर्फ 35% जो था वो रिटेल लोन में जाता था, लेकिन ये उसको क्वार्टर ऑन क्वार्टर काफी अच्छे तरीके से ग्रो करते रहे, जिससे कि इनका जो रिटेल लोन का पोर्शन है वो काफी अच्छे से लगातार ग्रो हुआ है। और फिलहाल अभी की हम बात करें मार्च 2020 की, तो इनका रिटेल लोन का पोर्शन हो गया है 54%, यानी कि जो टोटल लोन बुक है उसमें से 54% इनके रिटेल लोन है और बाकी के अदर लोन है। तो यहाँ पे भी कंपनी ने बहुत ही अच्छा काम किया है। अगर हम बात करें कासा रेशो की, तो कासा रेशो भी इस बैंक ने बहुत ही अच्छे से ग्रो किया है। जैसा कि हम पास्ट में बात कर चुके हैं कि ये काफी हाई इंटरेस्ट ऑफर करते हैं, इसी की वजह से आप इस ग्राफ में देख सकते हो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर इनका कासा रेशो काफी अच्छे से ग्रो हुआ है। 31 दिसंबर 2018 को इनका जो कासा रेशो था वो सिर्फ और सिर्फ 8.68% का था, जो 31 मार्च 2020 को बढ़कर हो जाता है 31.87% का। तो कासा में काफी अच्छी ग्रोथ इन्होंने दिखाई है। इसके पीछे रीजन अगेन इन्होंने ब्रांच का एक्सपांशन काफी किया है और अपने जो सेविंग अकाउंट होल्डर है उनको काफी हाई इंटरेस्ट बैंक ने ऑफर किया है। अगर हम बात करें इनकी एसेट क्वालिटी की, यानी कि एनपीए की, तो एनपीए भी इन्होंने क्वार्टर ऑन क्वार्टर काफी अच्छे से मैनेज किए हैं। जहां पे इनके एनपीए थे 31 दिसंबर 2019, यानी कि पिछले क्वार्टर में जो इनके ग्रोस एनपीए थे वो थे 2.83% के, जो अब कम हो गए हैं 31 मार्च 2020, यानी कि रिसेंट रिजल्ट में 2.6% के। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर 2.83% से 2.6% तक इन्होंने एनपीए कम किए हैं। वहीं अगर हम बात करें नेट एनपीए की, तो नेट एनपीए जो पिछले क्वार्टर में थे 1.23% के, वो अब हो गए हैं 0.94% के, यानी कि बिलो 1%, 1% से भी कम के इनके नेट एनपीए हैं फिलहाल 31 मार्च 2020 को। तो इन्होंने एनपीए पे काफी अच्छे से कंट्रोल किया है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे तो बैंक ने बहुत ही ज्यादा अच्छा काम किया है। जब आईडीएफसी फर्स्ट बैंक मर्ज हुआ था तब इस बैंक ने टारगेट रखा था कि जो हमारे नेट इंटरेस्ट मार्जिन है वो हम आने वाले 5 साल में 5 से 6% के कर लेंगे, यानी कि 5-6% के हमारे नेट इंटरेस्ट मार्जिन होंगे नेक्स्ट 5 ईयर में। लेकिन अगर हम देखें तो पिछले 5 या 6 क्वार्टर में, यानी कि 1.5 साल में ही बैंक ने अपने नेट इंटरेस्ट मार्जिन को बढ़ाकर 4.24% कर लिया है, यानी कि जो 5-6% का इनका टारगेट था उसके नजदीक ये सिर्फ और सिर्फ 1-1.5 साल में ही आ गए हैं। तो अगर आप देखो ये पिछले 7 क्वार्टर का डेटा है इस चार्ट में, तो मर्जर से पहले इनका नेट इंटरेस्ट मार्जिन हुआ करता था 1.56 का, लेकिन जैसे ही मर्जर हुआ उसके बाद से ये लगातार ग्रो करता गया है और अभी इनका जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है वो है 4.24% का। अगेन हम बात करें कैपिटल एडिक्वेंसी रेशो की, तो यहाँ पे जो कंपनी ने काफी लॉस पोस्ट किया था लगातार पिछले 4-5 क्वार्टर में, उसकी वजह से हुआ क्या था कि इनका जो कैपिटल एडिक्वेंसी रेशो वो कम हो गया था। 15% का था पहले, जो इन लॉस के बाद हो गया था 13.38% का। तो इस कैपिटल एडिक्वेंसी रेशियो की अगर हम बात करें तो ये भी काफी सेफ है। वैसे तो आरबीआई की गाइडलाइंस की अगर हम बात करें तो 8-9% का इनको मेंटेन करना होता है, लेकिन फिर भी एक सेफ साइड की वजह से बैंक क्या है नई इक्विटी उठा रही है 2000 करोड़ की। इससे होगा क्या कि जो इनका कैपिटल एडिक्वेंसी रेशियो है वो बढ़कर हो जाएगा 13% से 15% का। तो ये काफी अच्छी बात है, नई इक्विटी ये बैंक उठा रही है, काफी सेफ बैंक खेलना चाहती है। वहीं अगर हम बात करें बैंक ब्रांचेज की, तो इनको भी ये काफी फास्ट एक्सपांड कर रहे हैं। फिलहाल 31 मार्च 2020 को इनके पास 464 टोटल ब्रांचेज हैं। अगर हम बात करें बैंक की इनकम स्टेटमेंट की कि बैंक को कहां से कितना पैसा आया है, तो इसमें ध्यान देने लायक जो कुछ पॉइंट्स हैं उनमें से एक है इनकी फी इनकम। फी इनकम ईयर ऑन ईयर 40% से ग्रो हुई है। जो 2019 के 4 क्वार्टर में 310 करोड़ की इनकी फी इनकम थी, वो
Q4 2020 यानी कि इस क्वार्टर में बढ़ के हो जाती है 432 करोड़। तो 40% से इनकी फी इनकम ग्रो हुई है सालाना आधार पे। उसके बाद जो नेक्स्ट थिंग है ध्यान देने लायक वो है इनका प्री प्रोविजनिंग प्रॉफिट PPOP, यानी कि प्रोविजन क्रिएट करने से पहले बैंक को कितना प्रॉफिट हुआ है। तो ये जो प्रॉफिट है वो ईयर ऑन ईयर 229% से ग्रो हुआ है, यानी कि जो इन्होंने प्रोविजन से पहले प्रॉफिट कमाया था Q4 19 में, उसका ऑलमोस्ट 3 गुना हो गया है इनका प्रॉफिट। अभी जो इनका Q4 में जो प्री प्रोविजनिंग प्रॉफिट है वो है 787 करोड़ का, 787 करोड़ का। तो ये काफी बड़ा इनका प्री प्रोविजनिंग प्रॉफिट में जंप आया है। लेकिन हो क्या रहा है कि ये प्रोविजंस में अपना जो पैसा है उसको लगा दे रहे हैं। इसकी वजह से क्या है कि नेट में आपको प्रॉफिट नहीं दिख रहा है। एक्चुअल में बैंक का प्रॉफिट काफी फास्ट ग्रो हो रहा है। सालाना अगर हम देखें तो बैंक बहुत फास्ट ग्रो कर रही है, लेकिन हो क्या रहा है कि प्रोविजन में सारा पैसा चला जा रहा है, तो इस वजह से ये नेट हमको प्रॉफिट नहीं दिख रहा है। और एक और ध्यान देने लायक बात है इसमें ट्रेडिंग गेन्स। जैसा कि आप सबको पता है यस बैंक में प्रॉब्लम आई थी, तो सारे बैंकों ने उसको सेव करने के लिए उसमें इन्वेस्टमेंट किया था, HDFC, SBI। तो इसी प्रकार से IDFC फर्स्ट बैंक ने भी वहां पे इन्वेस्ट किया था। तो इन्वेस्ट करने के कुछ ही टाइम बाद जो इनके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है वो काफी बढ़ गई थी, तो इन्होंने 25% अपने इन्वेस्टमेंट का बेच दिया था, तो वहां से भी इनको गेन हुआ है। तो उसकी वजह से जो ट्रेडिंग गेन की इनकम है वो भी काफी हाई है इस क्वार्टर में। तो इस क्वार्टर में इनकी जो ट्रेडिंग गेन्स इनकम है वो 319 करोड़ की है। वहीं अगर हम बात करें पिछले क्वार्टर की, यानी कि Q3 2020 की, तो वहां पे 142 करोड़ की इनकी ट्रेडिंग इनकम थी। IDFC फर्स्ट बैंक की जो लोन बुक अगर आप ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पे हुआ क्या है एक्चुअली में कि जो इनके रिटेल लोन है वो फास्ट ग्रो हुए हैं, और जो कॉर्पोरेट लोन है, इंफ्रास्ट्रक्चर लोन है, होलसेल बुक है, वो एकदम से कम हुई है। तो इसका जो नेट इंपैक्ट है लोन बुक पे वो कुछ इस तरीके से हुआ है कि इनकी लोन बुक बिल्कुल भी ग्रो नहीं हुई है, क्योंकि रिटेल का पोर्शन बड़ा है तो होलसेल का कम हुआ है। तो एक्चुअल में जो इंपैक्ट है लोन बुक पे वो बराबर रहा है, क्योंकि इनकी जो लोन बुक एक साल पहले थी टोटल लोन बुक उतनी ही सेम अभी है। और अगर हम और डिटेल से इसको देखें तो एक्चुअली में जो इनकी लोन बुक है वो कम हुई है। मार्च 2019 में 1,10,000 की इनकी टोटल लोन बुक हुआ करती थी, जैसा कि आप नीचे देख सकते हैं। वो अभी हो गई है मार्च 2020 में 1,07,000 करोड़ की, यानी कि लोन बुक में नेट डिक्रीज हुआ है, कम हुई है। तो इसका जो सबसे बड़ा रीजन है वो तो है कि इन्होंने जो एक जगह ग्रोथ की है तो एक जगह इन्होंने लोन को कम किया है, तो एवरेज में इफेक्ट जो हुआ है वो एवरेज रहा है, यानी कि कोई ग्रोथ वहां पे नहीं दिखी है। लेकिन ये जो लोन बुक कम हुई है उसका एक और रीजन है कि इन्होंने जो अपनी कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है उसको कम करने के लिए क्या किया है कि जो इनका हाई यील्ड का डेट था, जहां पे इनको इंटरेस्ट हाई लग रहा था, जैसे कि CDs, कमर्शियल पेपर्स या फिर जो बोरोइंग्स थी, उसको इन्होंने कम किया है। जो मनी मार्केट से इन्होंने बोरो कर रखा था CDs के थ्रू, तो उसको इन्होंने रीपे किया है। तो इसकी वजह से क्या हुआ है कि इनकी लोन बुक कम हुई है, बड़ी नहीं है। लेकिन एक्चुअल में ये बहुत ही अच्छी स्ट्रेटजी है। इसका नेट इंपैक्ट हुआ क्या है कि एक तो रिटेल लोन बढ़ने से क्या हो रहा है कि नेट इंटरेस्ट मार्जिन इनका बढ़ रहा है, और इंफ्रास्ट्रक्चर के लोन कम कर रहे हैं, तो जिससे क्या हो रहा है कि इंफ्रा में इनको मार्जिन कम मिलते थे, अब रिटेल में इनको ज्यादा मार्जिन मिल रहे हैं, तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन इनका बढ़ रहा है। और जो इनका हाई कॉस्ट का डेट था, जहां पे इनको ज्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा था, वो ये रीपे कर रहे हैं। और अभी जो ये ले रहे हैं फंडिंग, वो ले रहे हैं कासा से। तो एक्चुअली में इन सबका कंबाइंड इफेक्ट आप देखोगे तो वो दिख रहा है इनके नेट इंटरेस्ट मार्जिन में, जो कि बहुत फास्ट ग्रो हो रहे हैं, लगभग 4.85% के अभी हो गए हैं। तो ये इंपैक्ट इन सब का एक कंबाइंड इफेक्ट है। रिटेल बढ़ रहा है, होलसेल कम हो रहा है, जो हाई यील्ड का इनका डेट था वो ये रिपे कर रहे हैं, कासा से लो कॉस्ट की फंडिंग उठा रहे हैं। तो सबका कंबाइंड इफेक्ट की वजह से इनका इंटरेस्ट मार्जिन बहुत फास्ट ग्रो हो रहा है, मल्टीफोल्ड में ग्रो हो रहा है। तो इस वजह से भी इनका ये जो इंटरेस्ट मार्जिन है ये ग्रो हो रहा है। और जब IDFC बैंक और कैपिटल फर्स्ट मर्ज हुए थे, तो मर्ज होने के बाद जो इस बैंक ने टारगेट रखा था अपने जो रेशियोज है उनको इंप्रूव करने का,
तो उनको अभी फिलहाल देखें हम 1 या 1.5 साल में ही उन रेशियोज को काफी अच्छे से इन्होंने इंप्रूव कर लिया है। इनका टारगेट था कि रिटेल लोन जो हमारे हैं वो टोटल लोन बुक के 5 साल बाद हो जाए 70%। वो फिलहाल 1.5 साल में ही 54% हो गए हैं टोटल लोन बुक का। इन्होंने टारगेट रखा था कि आने वाले 5 सालों में हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर की जो लोन बुक है वो ऑलमोस्ट 0 हो जाए। तो सिर्फ और सिर्फ अभी 16% की ये रह गई है। तो यहाँ पे भी काफी अच्छा काम किया है। कॉस्ट टू इनकम रेशियो है वो इनका इंप्रूव होके हो जाए 55% का। फिलहाल में ये 76% है। तो यहाँ भी काफी अच्छे से काम किया है। लगभग 90% था ये मर्जर के टाइम। और अगर हम बात करें ब्रांचेज की, तो मर्जर के टाइम बैंक के पास सिर्फ 200 ब्रांचें थी, लेकिन अभी इनके पास 464 ब्रांचें हैं और बैंक का 5 साल का टारगेट है कि हमारी 800 ब्रांचेज हो। तो यहाँ पे भी काफी अच्छा इन्होंने काम किया है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन इनका टारगेट था कि 5.5% 6% के एवरेज हमारा नेट इंटरेस्ट मार्जिन हो 5 साल बाद, लेकिन अभी फिलहाल में इनका इंटरेस्ट मार्जिन 4.24% हो गया है। तो इन्होंने जो अपना टारगेट दिया है अगले 5 सालों का, उसे तो इन्होंने बहुत जल्दी लगभग कंप्लीट, बहुत सारे जो रेशियोज है वो कंप्लीट के नजदीक है। यानी कि 5 साल इनको नहीं लगने वाले हैं इस टारगेट को अचीव करने में। 5 साल से बहुत जल्दी ही ये टारगेट अचीव कर लेंगे। अपना जो 5 साल का इन्होंने टारगेट रखा है उसको अचीव कर लेंगे। तो ये एक अपने आप में बहुत ही अच्छा साइन है अच्छी मैनेजमेंट का। अच्छी मैनेजमेंट वो होती है जो बहुत ऑप्टिमिस्टिक भी नहीं होती है, जो बहुत बड़ा टारगेट देती है और उसको बहुत जल्दी अचीव कर लेती है। बड़ा टारगेट रखती है और उसे टाइम से पहले अचीव करती है, उसे कहते हैं ग्रेट मैनेजमेंट। तो इस बैंक के केस में भी ऐसा ही है। इतना बड़ा टारगेट इन्होंने बहुत जल्दी आधा तो अचीव कर लिया है, आधा और अचीव करने में इनको 5 साल तो मुझे नहीं लगता लगने वाले हैं, और जल्दी ही ये बैंक अचीव कर लेगा। तो इन शॉर्ट कहा जाए तो बैंक जब मर्ज हुई थी तब इसके सामने काफी बड़ी प्रॉब्लम्स हुआ करती थी, जैसे कि इनका कासा रेशो कम था, उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर में इनके सबसे ज्यादा लोन हुआ करते थे जो काफी लो मार्जिन के लोन थे। तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन सिर्फ और सिर्फ 1.5% का था, कासा सिर्फ और सिर्फ 6-7% का था, ब्रांचेज सिर्फ और सिर्फ 200 ब्रांचेज बैंक के पास थी। तो ये सारी जो प्रॉब्लम है उनको इन्होंने 1.5 साल में ही काफी अच्छे से हैंडल किया है। तो अगर हम बात करें इनके रिटेल लोन की तो वो काफी बढ़ गए हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के जो लो इनकम लोन थे वो कम हो गए हैं। ऊपर से कासा रेशो जो 7% हुआ करता था अभी 31% हो गया है। ब्रांचेज की संख्या की अगर हम बात करें 200 से अभी 464 ब्रांचें इनके पास हो गई है। तो एट द एंड अगर हम बात करें तो 1.5 साल पहले की जो सिचुएशन थी मर्जर की, उसकी तुलना में अभी फिलहाल ये बैंक बहुत ही बेटर कंडीशन में है और फ्यूचर में ये बैंक बहुत ही बेटर कंडीशन में होने वाला है। फिलहाल जो इस बैंक को सबसे बड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है वो है इनका एनपीए। एनपीए की वजह से क्या हो रहा है कि ये प्रोविजंस पे प्रोविजंस क्रिएट कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो ये प्रॉफिट शो कर रहे हैं वो एक्चुअल में प्रॉफिट नहीं शो हो रहा है, क्योंकि जो सारा प्रॉफिट आ रहा है वो प्रोविजंस में चला जा रहा है। इस वजह से ये नेट लॉस पोस्ट कर रहे हैं। तो ये ही एकमात्र प्रॉब्लम इस बैंक के साथ अभी फिलहाल मुझे लगती है जो बहुत जल्दी सोल्व होने वाली है, क्योंकि प्रोविजंस इन्होंने काफी अच्छे से क्रिएट किए हैं और आने वाले टाइम में इनके एनपीए कम होंगे। इसकी ये गारंटी है कि जो इनके एनपीए हैं वो सिर्फ और सिर्फ आईडीएफसी के थे, यानी कि जो एनपीए हुए हैं वो आईडीएफसी की साइड के थे, जो इंफ्रास्ट्रक्चर के थे और जो बड़े होलसेल बुक थी वहां पे इनके एनपीए हो रहे थे। एक्चुअल में जो कैपिटल फर्स्ट का रिटेल सेगमेंट है वहां पे प्रॉब्लम पहले भी नहीं थी और अभी भी नहीं है। तो इस वजह से क्या हो रहा है कि जो रिटेल का पोर्शन बढ़ रहा है, अभी जो हो गया है 60% 50%, तो जैसे जैसे ये पोर्शन बढ़ेगा तो इनके एनपीए कम होंगे ऑटोमेटिकली, क्योंकि कैपिटल फर्स्ट का जो रिटेल सेगमेंट है वहां पे एनपीए पहले भी नहीं थे और अभी भी नहीं है। जो इनके एनपीए हैं वो सारे के सारे आईडीएफसी के हैं, जिनको इन्होंने काफी हद तक मैनेज किया है। ये था बैंक के क्वार्टरली रिजल्ट का अपडेट। बैंक का फ्यूचर कैसा होगा, बैंक कैसे ग्रो करेगा, इसी प्रकार के और इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारी STS प्राइम पोर्टफोलियो सर्विस। इसमें हम आपको बताते हैं कि मैं खुद अपने पोर्टफोलियो में किस तरीके के स्टॉक होल्ड करता हूं, मैं कब बाई करता हूं, मैं कब सेल करता हूं। तो इन सब का अपडेट आपको दिया जाएगा इस पोर्टफोलियो सर्विस में, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके बारे में और अधिक जानकारी के लिए आप स्क्रीन पे दिए हुए हमारे नंबर पे
व्हाट्सअप करके ज्यादा जानकारी ले सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम।